गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं सभी लोग? एक बार प्यार से कमेंट करें आई एम ऑडिबल विजिबल। तो आज की जर्नी को स्टार्ट करते हैं जिसका आपको इंतजार था बड़े लंबे समय से। लगातार मैसेज आ रहे थे, सर क्लास कब से स्टार्ट होगी, क्लास कैसे स्टार्ट होगी, क्लास का स्ट्रक्चर क्या होगा, एंड पढ़ाने का स्टाइल आप जानते हैं क्या होगा। तो एक बार सभी लोग प्यार से एक बार कमेंट करें आई एम ऑडिबल एंड विजिबल क्लियरली, नो डाउट एनीबॉडी। फटाफट जल्दी से कमेंट करें, राइट? सभी लोग कमेंट करें प्यार से कि आई एम ऑडिबल एंड विजिबल क्लियरली। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन, राइट? ओके, लेट्स स्टार्ट। नीरज जी, बाकी मनोज जी, ऑल क्लियर, थैंक यू फॉर अप्लाइंग। तो यूपीपीसीएस की जो जर्नी है 14 मई की, ये स्टार्ट हो चुकी है। आज पहला लेक्चर आज का होगा। आइए हम डिस्कशन कर लेते हैं। हम लोग आज लेक्चर 1 से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली स्ट्रेटेजी, हम लेक्चर जो स्टार्ट कर रहे हैं आप देख पा रहे होंगे, हम यहां जो शुभारंभ कर रहे हैं लेक्चर नंबर 1, पॉलिटी के साथ चीजें यहां चलने वाली हैं। पहले दूसरी बात, हमें क्या पढ़ना है, तो पहले आज इसकी फिल्म को बना लेते हैं कि पॉलिटी की स्ट्रेटेजी क्या होगी, ये मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन आज पहला टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर यहां तक? तो एक बार सभी लोग प्यार से कमेंट कर दीजिएगा आई एम ऑडिबल एंड विजिबल क्लियरली, नो डाउट एनीबॉडी। जिन लोगों ने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया है वो कर लीजिएगा। जिनको डर लगता है तो आ जाओ देखने के लिए कि हम लोग कैसे पढ़ाते हैं, हमारा स्टाइल क्या पढ़ाने का, हमारे पास आपको क्या देंगे हम लोग, राइट? तो यहां से स्ट्रेटेजी के अनुकूल पहली स्ट्रेटेजी ये होती है कि अगर कोई भी आप एग्जाम दे रहे हैं, उस एग्जाम को देते समय आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो टॉपिक आप पढ़ पा रहे हैं, या टॉपिक पढ़ रहे हैं या सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उसका वेटेज किस प्रकार से उसमें दिया गया है। तो पॉलिटी से क्लास को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, और अभी 1 आवर क्लास चलेगी। आफ्टर दैट हम लोग उसको 2 लेक्चर में कन्वर्ट कर देंगे। क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा सारी बातें हम लोग आपसे डिस्कशन करेंगे, राइट? बने रहिएगा दोस्तों, मजा आ जाएगा आपको। अब हम पॉलिटी के सापेक्ष में जाएं तो वहां 2022 से लेकर 2018 के डाटा को हम लोग देखें तो यहां आप लोग इसको एक रजिस्टर बनाइएगा और पॉलिटी को लिखिएगा। उसमें जो मैं बता रहा हूं देखिएगा, ये नोट्स आपको मिलेंगे भी पीडीएफ फॉर्मेट में, पीपीटी फॉर्मेट में, लेकिन आप जो लिखेंगे, वो जो नोट्स बनाएंगे, वो आपके लिए बहुत सारे काम आने वाले हैं, राइट? तो नोट डाउन करते हुए चलें साथ साथ। तुम्हें लगेगा कि हमें इस पे किस पे वेटेज देना है, राइट? तो अगर हम 2022 में देखें 13 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, 2021 में 25 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, 2020 में 23 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, 2019 में 19 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। अगर हम यहाँ औसतन ये लगाएं बेटा कि हमें पॉलिटी का कितना एस्पेक्ट हमें पढ़ना है, तो ये मान के चलें कि 15 से लेकर 20 क्वेश्चन के बीच में पॉलिटी एक ऐसा सेगमेंट है जहां से प्रश्न आते रहते हैं। इट मींस कॉन्स्टिट्यूशन से, पॉलिटी से, गवर्नेंस से, यहां से प्रश्न आता रहता है, राइट? तो अब हमें क्या करना है कि इनको कैसे टैकल करना है, उसके लिए आपको स्ट्रेटेजी फॉलो करना पड़ेगा। कैसी स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे? आइए, हमने क्या किया है, लास्ट के लगभग 4 ईयर का डाटा को मैंने एनालाइज किया, और एनालाइज करने के बाद मैंने ये देखा कि प्रश्न आते कहां से और किस प्रकार से आते हैं। इस डाटा को आप आराम से, आपको मिल भी जाएगा, इसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा। जैसे 2022 में जुडिशरी से अगर देखा जाए मेरे प्यारे बच्चों, यहां 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। 2021 में 1 0 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, 2020 में 3 क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है, और यहां 2019 में 0 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। यानी हमें इस जुडिशरी को इग्नोर नहीं करना है। 1 या 2 क्वेश्चन यहां से आते जाते रहते हैं, ये कंफर्मेशन नहीं है कि यहां से आता कहां से, उसको टॉपिक को भी समझेंगे हम, लेकिन एक मेजर सेगमेंट, मेजर पार्ट जहां से प्रश्न आते हैं, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी, न्यायपालिका, राइट? एंड आफ्टर दैट लोकल गवर्नमेंट सबसे इंपोर्टेंट पिलर बन जाता है। स्थानीय स्वशासन, जिसको हम लोग पंचायत व्यवस्था के नाम से जानते हैं, 2022 में 1 क्वेश्चन, 2021 में 2 क्वेश्चन, 2020 में 2 क्वेश्चन, 2019 में 2 क्वेश्चन। यानी इसके बिना प्रश्न बनता ही नहीं है। लेकिन अब मुद्दा यह बन जाता है कि हाउ टू क्रैक, हाउ टू प्रिपेयर और लोकल गवर्नमेंट, राइट? इट मींस मतलब यहां लोकल गवर्नमेंट में ग्रामीण पंचायत सिस्टम अलग आएगा, म्युनिसिपैलिट सिस्टम अलग करके आएगा। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि मुझे पंचायत को पढ़ रहा है या फिर हमें नगर निगम वगैरह को पढ़ना है। नगर निगम से प्रश्न देखने को एक भी बार नहीं मिला। तो यहाँ ग्रामीण अर्थव्यवस्था से, ग्रामीण जो स्थानीय स्वशासन है, उससे प्रश्न पूछ रहा है। तो यहां इसको इग्नोर नहीं करना है। दैट इज मतलब मेजर सेगमेंट है, मेजर पार्ट है, यहां से प्रश्न आएगा ही आएगा। देख रहे हैं ना, 1 प्रश्न, 2 प्रश्न, 2 प्रश्न आना ही आना है। हमें प्रश्नों को खींचना है। जब तक उस प्रश्नों को नहीं खींचेंगे, उनको टैकल नहीं कर पाएंगे, राइट? मस्ती के साथ पढ़ेंगे, बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि मैं आपके साथ आ चुका हूं, राइट? आफ्टर दैट पार्लियामेंट से और स्टेट की पार्लियामेंट से जो लेजिस्लेचर होती है, संसद होती है, वहां 2022 में 0 क्वेश्चन देखने को मिला है, एंड 2021 में 6 क्वेश्चन मिला, 2022-20 में 4 क्वेश्चन और यहां 0 क्वेश्चन। तो यानी हमें इसको भी इग्नोर नहीं करना है। यहां से प्रश्न आ रहा है, कभी आता है कभी नहीं आता है, ये चीज हमें समझने की बन जाती है, राइट?
उसके बाद बॉडीज से प्रश्न आ रहा है, यानी जो हमारी बॉडीज होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी होती है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी होती है, इलेक्शन कमीशन है, एनएचआरसी है, एसएचआरसी है, सीबीसी है, सीआईसी है, एसआईसी है, फाइनेंस कमीशन है, सारी बॉडीज है हमारी। उन बॉडीज से प्रश्न देखने को देखा जाए, यहाँ एक प्रश्न आया, यहाँ पे देखा जाए 0 प्रश्न है, यहाँ 3 प्रश्न है, यहाँ पे 0 प्रश्न है, यानी हमें इस बॉडीज को भी क्या करना है, मैनेज करना, राइट। एंड आगे चलेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल लेजिस्लेचर, इट मींस मतलब केंद्र सरकार से प्रश्न देखा जाए, 3 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं 22 में, यहाँ 0 प्रश्न मिला, यहाँ 2 प्रश्न मिला, यहाँ 1 प्रश्न मिला, यानी हमें ये आपको डायरेक्शन दे रहा है भैया यहां से आ रहा है। अभी हम इसका एनालाइज और करेंगे, यहां जाएंगे कि इसके अंदर से प्रश्न कहां से आ रहे हैं, ये सारी चीजें बताऊंगा, देखना आपको मजा आ जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट की बात करेंगे तो यहां से 1 प्रश्न आ रहा है, यहां से 1 प्रश्न आ रहा है, ये 2 प्रश्न है, 2 प्रश्न, 1 प्रश्न है, यानी आप इसको स्टेट गवर्नमेंट को आप इग्नोर नहीं कर सकते। अब स्टेट गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर से प्रश्न आए, या गवर्नर से प्रश्न आए, या मिनिस्टर से प्रश्न आए, या कमेटी से प्रश्न आए, आई डोंट नो, इसको समझना पड़ेगा कि कहां से प्रश्न लेके वो आ रहा है, राइट। एंड आफ्टर दैट जो एफडी है, दैट इज अ मेजर सेगमेंट, बिना पॉलिटी यहां से प्रश्न बनेगा ही नहीं। फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होती हैं, डीपीएसपी क्या होती हैं, राइट्स क्या होते हैं, यहां से आप देखिए 3 प्रश्न देखने को मिल रहा है, यहां से 1 प्रश्न देखने को मिला, यहां 2 प्रश्न देखने को मिला, यहां 3 प्रश्न देखने को मिला, यानी इसको भी हमें इग्नोर नहीं करना है। ये बेसिक सेगमेंट वो है जहां से प्रश्न लगातार किस तरीके से ये पूछ रहा है। आगे चलते हैं बेटा, पॉलिटिकल सिस्टम से, जो हमारे पास फेडरल सिस्टम है, यूनिटरी सिस्टम है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है ना, जो शब्दावली होती है संविधान की, वहां से प्रश्न अभी तक देखने को 22 में नहीं आया, 21 में नहीं आया, 2020 में 1 प्रश्न देखने को मिला है, तो इसको भी हमें इग्नोर नहीं करना है। दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ पार्लियामेंट सिस्टम, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ, यहां पे कह सकते हैं प्रेसिडेंटल सिस्टम क्या होता है, इसको भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, राइट। एंड अधिनियम से, जो हमारे एक्ट हैं, वहां से 22 में प्रश्न नहीं है, 21 में प्रश्न नहीं है, लेकिन 20 में प्रश्न है, यानी इसको भी इग्नोर करने की हमें भूमिका में नहीं रहना, राइट। उसके बाद जाएंगे हम लोग यहाँ आर्टिकल से, अनुच्छेद से, यहाँ 2 प्रश्न है, देखिएगा यहाँ 2 प्रश्न है, यहाँ 1 प्रश्न है, यानी जो मेजर या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनको भी आपको लर्न करना है, वो मैचिंग कराने के लिए वहां से प्रश्न लेके आ जाता है, राइट। इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से देखा जाए कि भाई अधिनियम क्या होते हैं, 1873 का एक्ट कैसे आया, 1935 का एक्ट में क्या लिखा हुआ है, ये सारी बातें पढ़ेंगे। लेकिन प्रश्नों की भूमिका देखें, 2022 में कोई प्रश्न नहीं था, 2021 में था, 2020 में था। शेड्यूल जो अनुसूचियां है हमारी, वहां आप देख लीजिएगा कि यहाँ पे 22 में कोई प्रश्न नहीं है, 21 में कोई प्रश्न नहीं है, 20 में कोई प्रश्न नहीं है, 2019 में 3 प्रश्न है, यानी वहां पे अप डाउन होते रहते हैं, इसलिए इसको इग्नोर नहीं करना है, ओके, राइट। एंड आफ्टर दैट प्रेम्बिल से प्रश्न की बात करें हैं, प्रेम्बिल से यहां 22 में कोई प्रश्न नहीं था, 21 में 1 प्रश्न था, 20 में कोई प्रश्न नहीं था, 19 में 1 प्रश्न था, तो ऐसा कह सकते हैं कि अल्टरनेट पे काम कर रहा है। इसका मतलब यहां कि अब 23 में 1 प्रश्न आने वाला है, ये सियोरिटी के साथ है। एंड कमेटी और जितने आयोग हैं, वहां से देखो 2 प्रश्न है, यहाँ 7 प्रश्न है, यहाँ 0 प्रश्न है। तो जितने भी हमारी कमेटीज बनती हैं, चाहे वो बहुत सारी इकोनॉमिकल कमेटी हो, या ज्योग्राफिकल कमेटी हो, या कह सकते हैं पॉलिटिकल कमेटी हो, रिफॉर्म करने के लिए कमेटियां बनती है, वहां से प्रश्न वो लेके आता रहता है, इसको भी टैकल करेंगे। अमेंडमेंट से देखा जाए तो यहाँ 3 प्रश्न है, यहाँ 3 प्रश्न है, तो यानी हम ये मान सकते हैं कि अमेंडमेंट इज द मेजर सेगमेंट। कहां से पूछता है, जो लेटेस्ट के अमेंडमेंट कौन से हुए हैं, जो स्टैटिक पार्ट की अमेंडमेंट 42 अमेंडमेंट क्या है, 46 44 क्या है, इट मींस मतलब जो मेजर इंपॉर्टेंट आर्टिकल अमेंडमेंट है उनको हम यहाँ टैकल करेंगे। एंड लास्ट इज जो हमारे फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, जो विशेषताएं हैं, संविधान बनाया क्यों गया है, कठोर क्यों बनाया गया, सरल क्यों बनाया गया है, कहां से क्या लिया गया, क्या उसका स्ट्रक्चर है, ये सारी बातें हम यहां करेंगे। लेकिन यहां प्रश्न देखने के लिए कभी 1 कभी 2 मिल जाते हैं, इसलिए इसको इग्नोर भी नहीं करना है। अदर में बाकी जो अन्य बातें बची हैं, जो आप समाज में देखना चाहते हैं, वो बातें यहां पूछ लेता है। तो यानी मैंने आपके सामने थोड़ा सा एनालाइज किया कि पॉलिटी के सापेक्ष में प्रश्न कहां से लेके आता है, ये सारी बातें यहां से हम लोगों ने स्टार्ट करी। चलें जर्नी को स्टार्ट कर लेते हैं। कि आप तैयार हैं कॉपी पेन लेके और अपने दिमाग की नसों को खोलने के बाद तैयार हैं, तो जर्नी को एक बार थंबनेल प्रेस कर दीजिएगा कि आई एम रेडी एंड लेट्स स्टार्ट। आज की जर्नी को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, बहुत मस्ती के साथ हम लोग पढ़ेंगे बेटा। एक बार सभी लोग जो भी मुझे ऑडिबल विजिबल क्लियर सुन पा रहे हैं, और एप्लीकेशन पे और यूट्यूब दोनों पे क्लास जा रही है, इसलिए सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा। एंड सुमित्रा, नीरज, सुरीत एंड ऑल ऑफ यू, बहुत सारे स्टूडेंट है, मैं इनका नाम लेना इस समय तो कई घंटे निकल जाएंगे। लेट्स स्टार्ट। चलिए, पहली बात, मेरी क्लास में पढ़ने से पहले जान लीजिएगा कि बिल्कुल वजन नहीं रखना है सर पे। वजन क्यों नहीं रखना है? वजन रखोगे तो दिमाग में एंट्री नहीं करेगा। कभी भी अगर तुम प्रश्न के ढांचे को देखेंगे तो प्रश्न फैक्ट बेस आते हैं, हम वहां भी काम करेंगे।
प्रश्न कंसेप्ट बेस आते हैं, हम वहां भी काम करेंगे। आपको यही नहीं पता व्हाट इज द मीन्स ऑफ सेक्युलर, क्या फायदा सेक्युलरिज्म को जानने का यार। तो हम दोनों पे काम करेंगे, हम एप्लीकेशन बेस भी काम करेंगे, हम लास्ट ईयर PYQ पे भी काम करेंगे, हम एडवांस क्वेश्चन पे भी काम करेंगे। ये सारे चीजें आपको यहां मिल रहेंगे, देखिएगा। तो यानी घबराना नहीं है, अपन आपके साथ है, टेंशन लो के छोड़ दीजिएगा। आइए हम जर्नी को स्टार्ट कर लेते हैं। आज की क्लास पॉलिटी से स्टार्ट करते हैं, और पॉलिटी का पहला लेक्चर आपके सामने आ चुका है। सोचो मैं क्या पढ़ाऊंगा आपको, इमेजिन करिएगा। लेट्स स्टार्ट। आप थिंकिंग प्रोसेस अपना बिल्ड करिएगा कि मैं आप कहां से स्टार्ट करूंगा, सोचिएगा। बताओ ना मेरे लाड लो, तुम बताओ ना, देखे ना तुम कितना लोग पानी में हो यहां से। लेट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की कहानी प्रेम्बिल से, राइट। प्रेम्बिल से कहानी को स्टार्ट कर लेते हैं। ये दुनिया में आपने पढ़ी होगी, किताबों में पढ़ी होगी, लक्ष्मीकांत में, या बहुत सारी, यहाँ ये बाइबल है किसकी, कॉन्स्टिट्यूशन की या इंडिया की पॉलिटिक्स की बाइबल है, ये गीता है, ये कुरान है, इसको तुम्हें हर जगह आपने पढ़ा होगा। लेकिन दिमाग में समझ विकसित ना होने के बाद भी आप इसके प्रश्न सही नहीं कर पाते हैं, तो बड़ा गंभीर विषय बन जाता है। चलिएगा हम इसके पूरे ओवरव्यू, इसकी फिल्म को बनाते हैं, और फिल्म बनाने के बाद आप किसी भी एग्जाम में जाके बैठिएगा, आपको लगेगा कि हाँ सर ने जितना पढ़ा है वो सफिशिएंट है, राइट। ओके, लेट्स स्टार्ट। प्रेम्बिल के बारे में पढ़ेंगे। ये एक ढांचा है प्रेम्बिल का, लेकिन चुनौती हमारे सामने ये बन जाती है कि प्रेम्बिल में हमें पढ़ना क्या है। आप सब लोग नोट डाउन करते हुए चलना, नोट्स बनाते हुए चलना, आपको वो भी मिलेगा, लेकिन आपके नोट्स आपके काम आएंगे। देखिएगा क्या पढ़ेंगे। पहले हम लोग पढ़ेंगे मीन्स के बारे में, व्हाट इज द मीन्स ऑफ प्रेम्बिल, इसका अर्थ क्या होता है। देखिएगा प्रीलिम्स के एग्जाम में अर्थ कभी पूछने के लिए नहीं आएगा, लेकिन वो इंटरलिंक करके आ जाएगा, मैं ये सच बता रहा हूं, राइट। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसका होती क्या है प्रेम्बिल, इसका मीन्स के बाद ये क्या है प्रेम्बिल, क्या दर्शाती है, इसके बारे में जानेंगे। एंड उसके बाद इसका आधार क्या है, इसका बेस क्या है, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रेम्बिल, व्हाट इज द मीन्स ऑफ प्रेम्बिल, ये सारी बातें हम इसमें करेंगे। मैं आपको यह भी बता दूंगा कि प्रीलिम्स में यहां से क्या आने वाला है और मेंस में यहां से क्या आने वाला, दोनों ही लैंग्वेज में हम काम करेंगे। डोंट माइंड यार, प्लीज टेक क्लास यार। एंड आफ्टर द इसकी जो स्ट्रक्चर है, इसकी संरचना है वो क्या है, इसका बेसिक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कहां से लिया गया, कैसे लिया गया है, क्या इसका एक ढांचा है, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। उसके बाद यहां इसके एलिमेंट क्या होते हैं, इसके तत्व क्या होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। इट मींस मतलब व्हाट इज द एलिमेंट ऑफ प्रेम्बिल, राइट। एंड आफ्टर दैट हम समझेंगे एलिमेंट, जितने भी तत्व हैं उनको विस्तार पूर्वक समझेंगे कि भैया सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है, सोवरेनिटी क्या होती है, जस्टिस क्या होता है, लिबर्टी क्या होती है, इक्वलिटी क्या होती है, फर्टिनिटी क्या होती है, यूनिटी क्या होती है, एंड उसके बाद इंटीग्रिटी क्या होती है। इन सबके बारे में जानने का प्रयास करेंगे, राइट। उसके बाद यहां इंपोर्टेंट जितने भी यहां इसकी जो महत्व है उसके बारे में समझेंगे, क्यों इंपोर्टेंस है इसकी, क्यों प्रेम्बिल के होने की वजह से हम आज भी कहीं ना कहीं खुले आकार में, खुले आसमान में जीने का प्रयास कर लेते हैं, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। उसके बाद क्रिटिसिज्म के बारे में जानेंगे कि क्या इसकी आलोचना हम लोग कर सकते हैं, इसके बारे में भी जानना बहुत स्वाभाविक सी बात है, यहां जानेंगे। कुछ ऐसे मुद्दे जो इश्यूज हैं जो लगातार चर्चाओं में रहते हैं, जहां से प्रश्न वो पूछ लेता है, जैसे प्रेम्बिल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का भाग है या नहीं है, ये प्रश्न पूछ लेता है कभी कभी, या इसमें हम लोग अमेंडमेंट कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, ये पूछ लेता है कभी कभी। तो इसको विस्तार पूर्वक समझेंगे कि व्हाट इज द केशवानंद भारती केस क्या था, बेरुवारी केस क्या था, LIC केस क्या था, ये सारी बातें हम यहां करेंगे। और लास्ट में यहां पे MCQs करेंगे, PYQ वाले भी करेंगे और एडवांस वाले भी करेंगे, राइट। जब आप प्रेम्बिल के प्रति इतनी सब समझ को विकसित कर लेंगे तो उससे कह देना, जहां तक तेरी गहराई में दम है प्रेम्बिल से क्वेश्चन लेके आ जा, अब मैं अब तुम करके दिखाऊंगा। क्लियर है। तो यानी पहले पेज पे जब भी प्रेम्बिल पढ़ो तो ये डायग्राम आपके सिनॉप्सिस तरीके से आपके माइंड में होना चाहिए। जब आप रिवीजन करेंगे तो रिवीजन करते समय आपको विशेष ध्यान ये होगा कि यदि मुझे ये पता है कि इसका आधार कहां से लिया गया, नेहरू रिपोर्ट से लिया गया है, तो आप इसको नहीं पढ़ोगे। आपको तत्वों में कहीं दिक्कत आती है, आप उसको पढ़ोगे। इसका मतलब ये रहा कि आप वीक एरियाज पे कमांड करोगे, जाके वीक एरियाज पे कमांड करोगे, क्योंकि आपने चीजों को सिस्टम तरीके लगाया गया होगा। अगर आप कमरे में सामान को इधर उधर ऐसे ही डाल देंगे और बाद में ढूंढने का प्रयास करेंगे किसी सामान को, तो क्या होगा, वो सिस्टमेटिक तरीके से अगर नहीं रखा गया है तो आप बार बार इधर उधर फेंकने का प्रयास करेंगे। दिमाग भी यही कहता है कि नॉलेज को सिस्टमेटिक तरीके से आप इन्बिल्ड करिएगा, इन्वॉल्व करिएगा, जिससे जैसे एग्जामिनर में तुम जाओगे तो उसको निकाल के वैसे तुम दे दोगे, राइट। चले
तो यहां से पूरी जर्नी को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, वन बाय वन करके पढ़ेंगे। व्हाट इज द मीन्स ऑफ प्रेम्बिल, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेम्बिल, व्हाट इज द बेस ऑफ प्रेम्बिल, व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ प्रेम्बिल, व्हाट इज द क्रिटिसिज्म ऑफ प्रेम्बिल। राइट, लेट्स स्टार्ट। मजा आ रहा है, नहीं आ रहा है, एक बार कमेंट कर दीजिएगा, बिल्कुल मस्ती के साथ कमेंट करें सर, बिल्कुल मजा आ रहा है। राइट, डन, नोट डाउन, सबने नोट डाउन कर लिया इसको। तुम्हें डर था ना कि 1 डबल लाइन में हम लोग क्या पढ़ा पाएंगे, इतना पढ़ाएंगे तुमने कभी जीवन में पढ़ा नहीं होगा, ध्यान रखना। पहला पॉइंट आपके सामने आ चुका है। लेट्स स्टार्ट। मीनिंग ऑफ प्रेम्बिल, प्रस्तावना का अर्थ। प्रस्तावना का अर्थ प्रीलिम्स के एग्जाम में नहीं पूछेगा, मैं लिख के बोल रहा हूं, देखिएगा। यूपीपीसीएस में तो बिल्कुल भी नहीं पूछेगा, लेकिन आपको अगर ऊंचे मकान पे जाना है तो नींव को मजबूत करना पड़ेगा। सीढ़ियां पहले भी अगर कमजोर होंगी तो फिर तुम ऊपर कैसे तैयार जा पाओगे। तो यहां से मेंस ये कह सकते हैं कि इसको समझना पड़ेगा, इसको लिखना नहीं है, इसको समझना है। कैसे समझना है मैं समझाता हुआ चलूंगा। जब भी आप अपने जीवन में, ध्यान रखना, कोई यात्रा तय करते हैं, जर्नी तय करते हैं, तो जर्नी तय करने के बाद एक प्लान सेट करते हैं, भैया मुझे यहां जाना है और यहां जाना कैसे है, किस प्रकार से जाना है, किसके साथ जाना है, कहां रुकना है, क्या खाना है, ये सारी क्या है एक स्ट्रक्चर वे लगाते हैं। तो जब संविधान को लिखा गया तो संविधान को कहा जाए एक शब्द में या एक डायग्राम में इन्वॉल्व करने के लिए कि भाई संविधान का दर्शन क्या, फिलॉसफी क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, डायरेक्शन क्या है, उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है, इंपोर्टेंस क्या है, इन सबको कहां निहित किया जाए। इसका मतलब वो एक वर्ड ऐसा निकल के आया, एक वर्ड ऐसा निकल के आया कि उसको हमें एक ऐसा इन्वॉल्व करे जिससे चल जाए पता कि कुछ लोग एक ही पेज को पढ़ के समझ जाए संविधान में क्या लिखा गया है। एग्जाम्पल समझिए, जैसे आपको किसी का एक किताब बुक्स पढ़ रहे हैं, तो अगर आप एक किताब पढ़ रहे हैं, अब बुक्स में लगभग 700 पेज हैं, तो 700 पेजों में क्या चीजें कहां लिखी गई हैं, इसको कहां दर्शाया गया, बोलेंगे सर एक इंडेक्स दे दिया गया। तो इंडेक्स क्यों दिया गया? इंडेक्स इसके अंदर की बातों को रिप्रेजेंट करता है। इंडेक्स इसकी बातों को रिप्रेजेंट करता है कि किस प्रकार से शासन व्यवस्था चलाई जाएगी, संविधान का दर्शन क्या होगा, नियमों के अनुकूल कैसे कार्य करेंगे, संविधान में जनता कैसे जीवन यापन करेगी, सरकार का चयन कैसे किया जाएगा, गवर्नमेंट कैसे वर्क करेगी, वर्क करने का डाटा क्या होगा, कानून कैसे बनेंगे, राष्ट्रपति कैसे चयन किया जाएगा, ये जो दर्शाया गया है ये किसमें दिया गया? प्रेम्बिल में। तो मैं अगर एक ही वर्ड में कहूं, टाइम वेस्ट ना करते हुए, किसी देश की प्रस्तावना जो होती है उसके शासन व्यवस्था का एक ढांचा होती है जो यह दर्शाती है कि वो किन सिद्धांतों पे बनाई गई है, उनके थ्योरीज क्या हैं, किन सिद्धांतों पे बनाया गया है संविधान, उसके मार्ग कौन कौन से हैं, या उनका एक रास्ता, मार्ग के अलावा उनका एक प्रकार से कह सकते हैं कि इसका डायरेक्शन क्या है, एक प्रकार यही हम कह सकते हैं। तो यानी प्रस्तावना संविधान का वो दर्शन है, वो प्रतिबिंब है जो ये रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है? कि इसके अंदर मूलभूत चीजों को कैसे समाहित किया गया है। इसमें मैं 1 घंटे डिबेट कर सकता हूं कि राजनीतिक बातें भी करती है, आर्थिक बातें भी करती है, सामाजिक बातें भी करती है, यानी यह संविधान के मूल्यों का दर्शन है, ये वैल्यू है। अब इसमें तुम 1000 घंटे बोलते रहो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि हमें टू द पॉइंट पढ़ना है, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है। तो एक बार सभी लोग प्यार से कमेंट करें, आप अपने नोटबुक में सिर्फ इतना लिख लीजिएगा पहला पॉइंट में कि मीनिंग ऑफ प्रेम्बिल, उसमें कोई लाइन, कोई अंडरलाइन बिल्कुल भी लिखने का प्रयास ना करें। कर रहे हो तो इतना लिख सकते हो, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज द थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज द इमेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इतना आप लिख सकते हो। यानी ये क्या है? प्रतिबिंब है, ये सिद्धांतों पे कार्य करता है, ये सब लिख सकते हो, लेकिन इसका कोई यूज नहीं आएगा प्रीलिम्स में। चले एक बार कमेंट कर दे, क्लियर? एक बार कमेंट तो कर दो कि पहला पॉइंट अगर क्लियर है, पहला और दूसरा, तो हम इस कहानी को समझने के लिए 1 बाय 1 क्यों बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं कि आप इसको सिस्टमेटिक तरीके से समझ पाओ, मीन्स और ये क्या होती है इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने आपको बता दी। रही बात, इसको आधार के रूप में और जान लेते हैं कि व्हाट इज द बेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रेम्बिल। इसको बेस को हम मान लेते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के रूप में। देखो, नोट डाउन करें नंबर 2 पॉइंट, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इसका बेस क्या होगा। संविधान को बनाते समय लगभग 61 देशों के संविधान को सर्च किया गया कि भैया किसका बढ़िया लग रहा है। हम वैसे भी आजकल यही हैं, अपने घर में कितनी बढ़िया सब्जी बनी हो, दूसरे की सब्जी में स्वाद अच्छा ही आता है, इसलिए कहा जाता है कि दूसरे की थाली में घी जो है ज्यादा लगता है। तो ऐसा कहा गया कि हमारे यहाँ कानून कितने ही हो, लेकिन हमें कानून अच्छे लगते हैं बाहरी देशों के। क्लियर है? तो यहां हमने क्या किया, जब संविधान बनाने के लिए हमें संविधान सभा की स्थापना करी,
और संविधान सभा की स्थापना करने का पर्पस यही था कि संविधान के बारे में या नियमों के बारे में सोच सकें, देश का विकास कैसे चलेगा, क्या चीजें कैसे होंगी। तो प्रस्तावना को अगर कहा जाए तो जे.एल. नेहरू के द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। उद्देश्य मतलब ये पर्पस कहा जा सकता है कि पर्पस ऑर्डर दिया गया था। इसको हम लोगों ने जो दिया था वो 13 दिसंबर 1946 को जो दूसरी बैठक हुई थी, पहली बैठक 9 दिसंबर को हुई थी, दूसरी बैठक में क्या किया, ये प्रस्तुत किया गया। वो प्रस्तुत करने के बाद यह संविधान सभा के जो लोग बैठे हुए थे उनसे डिस्कशन किया गया कि हम एक ऐसा काम करते हैं कि प्रेम्बिल का इंडेक्स फॉलो करते हैं कि ये चल जाए पता कि इसको कैसे कैसे रखा जाता है। तो इसको हम लोगों ने जो है 22 जनवरी 1947 को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया गया। तो 1947 को हमने स्वीकृत कर दिया गया। तो तब से हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड किसको मानते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव को मानते हैं। कब किया गया एक्सेप्ट, इसको किया गया एक्सेप्ट यहां किया गया, प्रस्तुत यहां किया गया। लेकिन जो इसके अंदर की जो भाषा है, जो इसकी लैंग्वेज है, जो इसके तरीके हैं, तो यहां कह सकते हैं कि प्रस्तावना की जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, वो कहां से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। यानी हमने ये भी उधार की चीजें ले ली। यहां से ये कह सकते हैं कि हमने शर्ट हमारी है लेकिन पहनने का तरीका बाहर से ले आए। इट मीन्स मतलब वहां सब कुछ हमारा है लेकिन रिप्रेजेंट कैसे करना है, न्याय कैसा होगा, ये जो भाषा शैली है कहां से ली, ऑस्ट्रेलिया से। तो कभी अगर पूछला है कि प्रस्तावना किसकी देन है तो बोलेंगे उद्देश्य प्रस्ताव की देन है। लेकिन उसकी जो भाषा शैली कहां से ली गई है, बोलेंगे सर ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। क्लियर यहां तक? कमेंट करो सर, मजा आ रहा है। एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि यहां से हम लोग मजा आ जाएगा कि इसको समझने में काम करेंगे। तो अगर आपसे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कभी पूछता है तो हम फैक्ट पे भी काम कर पा रहे हैं, कंसेप्ट पे भी काम करेंगे, देख लीजिएगा। क्लियर? तो फर्स्ट पॉइंट दैट इज क्लियर, राइट? नो डाउट एनीबॉडी? हम क्वेश्चन भी करेंगे मस्ती के साथ। तो आपने यहां इसका एक बेसिकली आधार को हमने समझ लिया। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर के बारे में, क्या इसका स्ट्रक्चर है। थर्ड पॉइंट इज ओके, नोट डाउन करते चले मेरे साथ, मजा भी आ जाएगा। मैं इसको सारी पीडीएफ फॉर्मेट को प्रोवाइड करा दूंगा। देखिए क्या इसका स्ट्रक्चर, इसके बारे में जानने का प्रयास करें। इसको अपनी नोटबुक में अगले पेज में नोट डाउन कर लें। ये इसका स्ट्रक्चर है, ये इसकी संरचना है। प्रस्तावना के अंतर्गत 4 तत्वों का उल्लेख किया गया है जिनको हम स्ट्रक्चर के रूप में जानते हैं। पहला, पावर ऑफ सोर्स क्या होगा। नंबर 2, नेचर ऑफ पावर क्या होगी, यानी इसको प्रकृति क्या होगी। और थर्ड पॉइंट, पर्पस, इसका उद्देश्य क्या होगा। और फोर्थ पॉइंट जो है, इसे लागू कब किया गया। अब हमें क्या करना है, इसको 1 बाय 1 करके इस पे सब पे काम करना है, राइट? पीपल, जनता, सोवरेनिटी मतलब संपूर्ण संपन्न, प्रभुत्व संपन्न। सोशलिस्ट मतलब समाजवाद, इसको सब नोट डाउन करें मेरे साथ। सेकुलर मतलब पंथ निरपेक्ष या धन निरपेक्ष, समझेंगे एक एक पॉइंट को, यहीं से प्रश्न वो पूछ लेता है। डेमोक्रेट मतलब लोकतांत्रिक, और रिपब्लिक मतलब गणतंत्र, इस सबको समझेंगे। जस्टिस मतलब न्याय, लिबर्टी मतलब यहां से स्वतंत्रता, एंड इक्वलिटी मतलब समानता, एंड डिग्निटी मतलब गरिमापूर्ण जीवन, एंड फर्टर्निटी मतलब कह सकते हैं बंधुत्व, और यूनिटी मतलब एकता, और इंटीग्रिटी मतलब अखंडता। अब हमें क्या करना है, इसे हमें कंप्लीट पढ़ना है। इसको तुम कंप्लीट पढ़ लोगे, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सोवरेनिटी, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सोवरेनिटी, व्हाट इज द स्टाइल ऑफ सोवरेनिटी, व्हाट इज द मीन्स ऑफ सोवरेनिटी। अगर इसको तुम कर लोगे, समझ लो सारे वर्डों को आप समझ जाएंगे। तो अगर आपने इसको नोट डाउन कर लिया है तो लेट्स स्टार्ट, हम इसको डिस्क्राइब करें, इसको समझें। चलें बेटा, अगले पेज में नोट डाउन कर लीजिएगा, ये मेजर एस्पेक्ट है। मजे की बात, ध्यान रखना, मैं हर वर्ड को पता चलूंगा। कभी कभी वो यहां सीक्वेंस पूछता है, ध्यान रखना, तो इस सीक्वेंस को तोड़ना मत। ये सीक्वेंस है, पहले नंबर पे ये आएगा, दूसरे पे ये आएगा, तीसरे पे ये आएगा, चौथे पे ये आएगा, 5वें पे आएगा। वो आपसे सीक्वेंस ही पूछ लेता है। क्लियर? अरे मेरी जान, कैसी बात करते हो अभय जी, इनको पॉइंटों को डीपली नहीं, इनको अंतर तक पहुंचा देंगे, तुम्हारी आत्माओं तक, टेंशन ना लो। अभी तो वर्ड पे हम लोग काम करेंगे, हमने तो अभी सीखा है इसको यार,
कैसी बात करते हो, यूं ही दोस्ती नहीं कर ली तुमने हमसे यार, कुछ तो दिया होगा। चले अब हम बात कर लेते हैं वन बाई वन। पावर और सोर्स पे काम करेंगे, नेचर पे काम करेंगे, इन सब पे वन बाई वन करेंगे। लेट्स स्टार्ट। पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, पावर ऑफ क्या है, यहां पे हम लोग कह सकते हैं क्या है, पावर ऑफ सोर्स है। देखिएगा पहला पॉइंट, लो जी वो पढ़ा देंगे, तुमने जीवन में कभी देखा भी नहीं होगा। पहला पॉइंट, इसका मतलब है कि शक्ति का स्रोत क्या होगा। देश जब आजाद हुआ 1950 में, तो पहली हमारे पास चुनौती यही थी 1947 में कि भैया अब शासन करेगा कौन, शासन करने का तरीका क्या होगा, शासन करने के लिए कैसे हम चयन करेंगे। तो हमने ये सोचा कि भैया हमारे देश में बहुत लंबी गाथा चली है, वंश के आधार पर वंश का शासन चला है, राजाओं का शासन हुआ है, महाराजाओं का शासन हुआ है, नरेशों का शासन हुआ है, तो यहां जनता को क्या मिला। तो अब हम ऐसा कर लेते हैं कि हम एक शासन रखते हैं जिसको जनता का शासन कहेंगे, जनता का शासन कहेंगे। अब जनता का शासन कैसे होगा कि भैया चुनाव के माध्यम से होगा। तो यानी हमने क्या किया है, हमने शासन के अंदर का जो पावर दे दी गई है, किसको दी है, जनता को दी है। अब जनता ये तो है नहीं कि भैया आपने सरकार को चुन दिया और तुम 2 दिन बाद बोलो भैया मोदी जी बढ़िया काम नहीं कर रहे हैं, भैया नीचे उतरो, हम लोग तो राहुल गांधी को पीएम बनाएंगे। इसका मतलब जनता को भी यहां बांध दिया गया है। बांध कैसे दिया, चुनाव के माध्यम से कि भैया तुम 5 साल में करोगे। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारी अगर शादी हो चुकी, जीवन गुजारना ही पड़ेगा, अगर तुम्हें अच्छी बुरी देखनी थी तो पहले देख लेते भैया। तो यहां इसकी भी एक कहानी है। अब इसकी भी कहानी के पीछे हम लोग बात कर लेते हैं। जब हम पहली लाइन को पढ़ते हैं, प्रथम लाइन पढ़ते हैं, इसकी फर्स्ट लाइन क्या है, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, यही लिखा है ना। लेकिन अंतिम लाइन में, तुम जब लास्ट लाइन में जाओगे तो उसमें क्या लिखा है, अंतिम लाइन में लिखा है कि यहां से अंगीकृत करना है। अंगीकृत सबसे जबरदस्त पॉइंट लिखा है। नंबर 2 पॉइंट जो लिखा है इसमें वो लिया अधिनियमित, अधिनियमित ये लिखा हुआ है। और लास्ट जो लिखा हुआ है उसमें आत्मपार्जित लिखा हुआ है, यानी कह सकते हैं कि अब अंगीकृत का मतलब क्या होता है, जब भी कोई कानून आवश्यकता पड़ेगी, समय समय पर उसे सम्मिलित किया जाएगा, शामिल किया जाएगा, यानी इन्वॉल्व किया जाएगा। सबसे जबरदस्त पॉइंट है। ऐसा नहीं है, इसने ये दिखा दिया कि संविधान वो दस्तावेज है जो समय समय पर चेंज हो सकता है। बात समझ में आ रही है। उसके बाद यहां से अधिनियम का मतलब है कि पारित करने के लिए मोदी का मन कर रहा है कि सब महिलाओं को भैया बुर्का नहीं पहनना है। तो ये अकेले मोदी जी में ताकत नहीं है, इसके लिए यहां पे करना पड़ेगा, पारित करना पड़ेगा। पारित कौन करेगा, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज बैठी है, जैसे पार्लियामेंट है, स्टेट की लेजिस्लेचर है। तो यहां अधिनियम का मतलब पारित करना पड़ेगा। कोई कानून अगर इन्वॉल्व करना है तो उसको पारित करना पड़ेगा, उसको डिस्कशन डिबेट के माध्यम से करना पड़ेगा। और जब डिबेट के माध्यम से वो सफल हो जाएगा तो यहां लागू करना पड़ेगा। यानी तीनों चीजें क्या दिखाता है, यहां पावर और सोर्स दिखाता है। नहीं पढ़ा होगा दोस्तों तुमने इस तरह से, क्लियर है ना। तो पहली पॉइंट में अगर हम लोग जा पा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, कि यहां एक ही वर्ड में मैं कह देता पावर और सोर्स क्या, जनता। जनता को पावर क्यों दी गई, ये आप समझ पाए, यहां से नहीं समझ पाए। क्लियर है यहां तक बात चले, मजा आ रहा है, एक बार कमेंट कर दीजिएगा। बिल्कुल सर, राइट, आर यू अंडरस्टैंड ऑल। अब देखो मजे की बात देखिएगा, हमने इन वर्डों को वन बाय वन करना है। अब हमने इसको पढ़ लिया, हम किस पे चलते हैं, नेचर ऑफ पावर पे चलते हैं। उसका पहला वर्ड क्या है, सोवरेनिटी है। देखिएगा आएगा, इसको खंगाल लेते हैं और तुम्हारे अंदर जितना गूदा है ना उसको हम लोग निकाल लेते हैं। सोवरेनिटी आएगा। सोवरेनिटी एक ऐसी अवधारणा है, देखो समझो बड़े प्यार से, इसको हम लोग तुमको बता देंगे। इस वर्ड को लाने का पीछे पर्पस क्या था जानिएगा। जब हम 300 साल गुलाम रहे, किसके, आप जानते हैं किसके गुलाम रहे होंगे हम लोग, तो हमारे ऊपर क्या था, विदेशी उपनिवेशवाद का या ब्रिटिश का हमारे पास गुलाम थे। गुलाम कैसे थे, उनके नियमों के गुलाम थे। गुलाम क्यों हुए, क्योंकि हमने उन्हें आने दिया, हम उनकी नीतियों को मानते हुए चले गए, उनकी क्रियाओं को करते हुए चले गए। तो हमने पहला वर्ड यही जाना कि हमें सोवरेनिटी रखना है, यानी आपका ये घर है, ए और बी आपस में यहां पे रहते हैं और यहां बाहरी व्यक्ति का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। भैया तुम्हारे घर में अगर तुम्हारा यहां कुछ गिरा पड़ा है तो तुम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तुम्हारे घर में पैसे की आय नहीं हो रही, भैया बढ़ाओ इसको, तुम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। यानी आपके घर में कोई बाहर का व्यक्ति हस्तक्षेप नहीं कर सकता।
इसका मतलब ये रहा कि सोवरेनिटी एक ऐसी परिभाषा है, ऐसी एक भावना है जिसमें यह कहा गया है कि भारत जो है इंडिपेंडेंट है, भारत स्वतंत्र है। स्वतंत्र किस रूप में है? दोनों रूपों में स्वतंत्र है, आंतरिक मामलों में भी, बाहरी मामलों में भी। तो भारत की अंतर्गत सुरक्षा के लिए इंटरनल एक्सटर्नल चीजों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। यह प्रश्न बन जाता है कि जब किसी देश के अंतर्गत आंतरिक मामलों में, बाहरी मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करता है, वो सर्वोच्च ताकत जो होती है उस देश के पास होती है, ऐसी परिभाषा को, ऐसी फीलिंग्स को, ऐसी भावना को हम सोवरेनिटी कहते हैं। अब वो आंतरिक मामले कौन कौन से हैं इसको भी जानने का प्रयास करें कि इंटरनल कौन कौन से हैं। तो यहां आपके दिमाग में पिक्चर बन पा रही होगी। इंटरनल जैसे हमारे आर्थिक मामले हैं, आर्थिक मामले का मतलब यह हुआ कि इकोनॉमिकल हमारे मामले हैं। इसका मतलब हमारे मन करा कि भैया मैं जीएसटी लेके आना है, ले आए ना, पाकिस्तान ने मना तो नहीं किया, अमेरिका ने कहा तो नहीं भैया तुम जीएसटी लेके क्यों आ रहे हो, भाई हमारा मन, हम कुछ भी करें, अपने घर में फ्रिज लेके आए, कूलर लेकर, तुम कौन होते हो भैया मना करने वाले। तो यानी आंतरिक मामलों में यहां कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, दैट इज द सेक्शन ऑफ सोवरेनिटी। नंबर 2, राजनीतिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा भैया, राजनीतिक मामलों में भी कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। हम तो ये कह रहे हैं कि भैया चुनाव जो 5 साल में होते हैं हर साल कराएंगे, हमारा मन है, या हमारा मन कर रहा है कि भैया 370 हमें हटानी है, हमारा मन है हम कुछ भी करें, तुम्हारा क्या होता है भैया। तो यानी जब कोई देश अपने आंतरिक मामलों में, बाहरी मामले में किसी का प्रतिबद्ध नहीं होता है, ऐसी भावना को हम लोग क्या बोलते हैं? सोवरेनिटी कहते हैं, राइट। अब आंतरिक मामलों में, राजनीतिक मामलों में, सामाजिक मामलों में भी कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। हमारा मन किया भैया 3 तलाक जब दिया जाएगा जब पत्नी की इच्छा होगी, तो इसका मतलब पति की इच्छा पे तलाक होगा ही नहीं। तो यानी हमने परिवर्तन किया नहीं किया, यानी इकोनॉमिकल एस्पेक्ट में, पॉलिटिकल एस्पेक्ट में, सोशल एस्पेक्ट में यदि हम अपने आप में क्या है, स्वतंत्र हैं। अब हम यहां बच्चे, ये है इनके 2 लल्ला हैं, ये पीट रहे हैं अपने बच्चे को, तो बाहर का व्यक्ति आके ये नहीं कह सकता भैया क्यों पीट रहा हो। ये बात अलग है कि हाँ मान सम्मान करने के लिए पाकिस्तान ने कहा था कि 370 भैया मत हटाओ, हमने हटा दी, उसने रोका हमें, उसकी कौन सी ताकत होती है भाई रोकने वाली, क्योंकि हम अपने आप को सोवरेनिटी बना के बैठे हुए हैं। कब? 1950 में। अब बाहरी मामलों में भी देख लीजिएगा, एक्सटर्नल मामलों में देख लीजिएगा, यहां पे क्या है, जैसे जो संधि करनी है, एग्रीमेंट करना है हमें कहीं से, यानी समझौता करना है कहीं से, हम किसी के गुलाम थोड़ी हैं। हमारा मन कर रहा है भैया हम तो रूस से व्यापार करेंगे, हमारा मन कर रहा है हम तो फ्रांस से व्यापार करेंगे, अमेरिका कौन होता हमसे कहने वाला भैया इससे कर लो, हमारा संबंध इससे मधुर है। दैट इज द सेक्शन ऑफ एग्रीमेंट, हमारा मन है हम कहीं से करें। दूसरी बात, युद्ध के लिए, युद्ध वगैरह में यहां से जितने भी युद्ध हैं, शांति है, इन सब पे हमारा हस्तक्षेप, हमारा मन कर रहा है कि भैया पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करनी है, कराए थे, किसी ने रोका? आलंचन लगे, लेकिन हम रुकने नहीं है। और उसके बाद जो विदेश नीति है, जो फॉरेन पॉलिसी है हमारी, उसे कैसे फॉलो करना है, वो सब चीजें हमारे ऊपर डिपेंड है। हमारा मन कर रहा है, अभी रूस का यूक्रेन का विवाद हुआ, उन्होंने पूछा क्या, अमेरिका ने पूछा आप किधर हो भैया, हमने कहा भैया हम तो दोनों तरफ हैं, हम दोनों हाथ में लड्डू रखते हैं, जिधर पल्ला भारी हो जाए उधर भाग जाएंगे, इंडिया यही मुल्क है। तो यानी हम कूटनीति अपनाते हैं। तो यदि आपसे मैं पूछूं बेटा कि आज के दौर में सोवरेनिटी क्या है, सोवरेनिटी मींस इज द टर्म ऑफ सोवरेनिटी सजेस्ट दैट इंडिया इज द सोवरेनिटी स्टेट, नॉट अ डिपेंडेंसी ऑन अ डोमिनियन ऑफ द अनदर कंट्री। जब कोई अन्य कंट्री का कोई गुलाम नहीं होता है, ऐसी भावना को हम सोवरेनिटी कहते हैं। मजा आया? एक बार कमेंट कर दीजिएगा सर मजा आ गया। लेकिन अब इसमें प्रश्न बन जाता है मेंस में, ये प्रीलिम्स में यहां से सोवरेनिटी की परिभाषा पूछ लेगा, कैसे कैसे कहानी आपके दिमाग में बन पा रही होगी। लेकिन अब प्रश्न ये मजा आ जाएगा आपके दिमाग में कि यदि सोवरेनिटी के बारे में समझें तो आज के समय में जो WTO है, WHO है, या बाकी जितने भी इंस्टीट्यूट संस्थाएं हैं, उनका हस्तक्षेप लगातार बढ़ता जा रहा है। किसमें? आंतरिक मामलों में। व्यापार ऐसे नहीं कर सकते, व्यापार वैसे नहीं कर सकते। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 1990 में हमारे देश में, 1991 में हम लोग LPG लेके आए थे, इसके आने की वजह से भारत के अंतर्गत आंतरिक मामलों में, बाहरी मामलों में कहीं ना कहीं भारत का हस्तक्षेप आ रहा है। तो अब ये प्रश्न बनेगा मेंस में कि क्या भूमंडलीकरण के दौर में संविधान के अंतर्गत जो प्रस्तावना में निहित वर्ड है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जो है, एक प्रकार से अब ये आदर्श वाक्य रह चुका है। चर्चा करें, बताओ मेंस में प्रश्न बनेगा ये। तो हम यहां ये दिखा सकते हैं कि कहा क्यों गया, ये बात सही है, हम व्यापार जो है विश्व स्तर पे करते हैं, तो हमें संस्थाओं की बात माननी पड़ेगी ना।
तो अब आपके दिमाग में पिक्चर बन पा रही होगी कि यहां मेंस में प्रश्न फंसेगा ये। लेकिन क्यों? क्योंकि आज भी हम लोग WTO में, WHO में जितनी संस्थाएं हैं वो शामिल अपनी मर्जी से हुए हैं। हम अपनी मर्जी से वहां से अपनी सदस्यता को समाप्त कर सकते हैं। तो ये प्रश्न को बनाओ कैसे बनाना पड़ेगा। आज हम साक्षी सोवरेनिटी की बात कर रहे हैं, आज पोल सोवरेनिटी की बात करते हैं। इसका मतलब ये रहा कि हम विश्व स्तर पर शांति चाहते हैं। भारत एक ऐसा मुल्क है जो शांति का दूत देता है, शांति को संदेश देता है। देखा आप लोगों ने, तो यानी आपने समझा सोवरेनिटी क्या है। एक बार कमेंट कर दो। अभी तुमसे कोई जीवन में पूछेगा व्हाट इज द मीन्स ऑफ सोवरेनिटी, मुझे लगता है कि दुनिया के हर कोने में किताबें रखी साइड में, तुम ऐसे झटझट करके बोलोगे। बताओ, बोलोगे नहीं बोलोगे? बताओ, कमेंट तो करो मेरे लाड लो, एक बार कमेंट कर दीजिएगा। एक बार कमेंट कर दो, मजा तो आ जाएगा। देखे ना तुम लोग कितने पानी में हो यार। अब यहां से मजा ऐसे थोड़ी आएगा, मजा ऐसे आएगा। आपको एक क्वेश्चन करना पड़ेगा। एक टॉपिक एक पॉइंट में पढ़ाऊंगा, उससे प्रीलिम्स में क्वेश्चन क्या बन सकता है, ध्यान रखना, ये आप बताइएगा। चलिए देखो, अब प्रश्न क्या बनेगा, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। द केस ऑफ सोवरेनिटी, यानी कह सकते हैं कि सोवरेनिटी के सापेक्ष में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है। अभी मैंने एक वर्ड पढ़ाया है, अभी तो बहुत सारी चीजें यहां पनपनी बाकी है मेरे दोस्त। कैसे? इंडिया इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी कंट्री, बिल्कुल सही बात है भाई, इंडिया किसी का गुलाम ही नहीं है, सही बात है। टिक करो, आगे बढ़ो भाई। इंडिया कैन गिव एनी पार्ट ऑफ इट कंट्री टू एनी अदर कंट्री, दे सकता है भैया, सही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पहला तो भाई सही है, और नोट करेक्ट पूछ रहा है, बिल्कुल सही बात है, ये सही है। इंडिया इज नॉट अ कॉलोनी ऑफ एनी अदर कंट्री, मन है उसका जहां चाहे कुछ भी करे भैया। आगे, इंडिया कैन गिव एनी पार्ट ऑफ दिस कंट्री टू एनी अदर कंट्री, भैया मेरा मन कर रहा है बांग्लादेश में, देखा था आपने लोगों ने अभी बांग्लादेश को हमने कुछ दिया था कुछ दिन पहले, याद है? याद होगा, कुछ हिस्सा इधर आया कुछ हिस्सा इधर आया, हमारी मर्जी, हम कुछ भी करें। आगे, इंडिया इज ऑब्लाइज्ड टू अवॉइड द यूएन इन द इंटरनल अफेयर, भाई यूएन हमारे आंतरिक संबंधों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, हम सोवरेनिटी लेके बैठे हुए हैं। दैट इज आंसर इज डी। ऐसे पढ़ोगे तो मजा आएगा, नहीं तो ध्यान रखना तुम्हारा लीला कोई और लूट के ले जाएगा, है ना। तुम रह जाओगे हाथ मलते हुए, मैल जो निकल के आएगा उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी ना। मजा आ रहा है? एक बार कमेंट करो कि सर सोवरेनिटी तो जीवन में भूल नहीं पाएंगे, है ना। ऐसे ही पढ़ा दें या जैसे लोग पढ़ाते हैं वैसे पढ़ा दूं, बता दीजिएगा। मैं डॉक्टर हूं, ध्यान रखना, मैं सारे मर्ज जानता हूं दवाई कौन सी देनी है, लेकिन जरूरत ये पड़ता है कि दवाई ऐसी दे दी जाए कि सारा काम कर जाए आपका। कैसा लग रहा है मेरी क्लास को करते हुए? मजा आ रहा है? चले अगले वर्ड पर। तो भाई मेरा यही मानना है कि बढ़िया पढ़ लो, एक बार पढ़ लो, मजा आ जाएगा। अब किसकी बात करेंगे? सोशोलॉजिस्ट की बात करेंगे। नंबर 2 पॉइंट क्या, इन सब पे ऐसे ही डिस्कशन तो करना है क्लास में भैया, बताओ। यहां से सोशोलॉजिस्ट, नंबर 2 वर्ड कौन सा आता है? सोशोलॉजिस्ट की बात करते हैं, देखिएगा। अब इसके बारे में बहुत बड़े प्यार से समझने का प्रयास करें। आज आपके दिमाग में ऐसी तरंगे पैदा हो जाएंगी कि वास्तविक पढ़ाई होती कैसे है। क्या लिखा है? सोशोलॉजिस्ट, समाजवाद। अब ये समाजवाद है क्या, इसको बड़े आराम समझेंगे, देखिएगा, बहुत मोहब्बत के साथ समझेंगे और आपको मजा भी आ जाएगा। क्यों मजा आएगा आप जानना चाहते हैं? इंडिया एक ऐसा कंट्री है, समाजवाद को 2 प्रकार में रखा जाता है, एक साम्यवाद समाजवाद, एक लोकतांत्रिक समाजवाद। साम्यवाद का मतलब यह हुआ कि सभी संपत्तियों का, सभी चीजों का राष्ट्रीयकरण किया जाएगा, निजीकरण किया जाएगा। तो अमेरिका कैसा काम करता है? अमेरिका कम्युनिटी समाजवाद की बात करता है। हम किसकी बात करते हैं? हम ऐसे मुल्क हैं कि भैया यहां भी मजा आ जाए, यहां भी मजा आ जाए, है ना। हम मजे के रूप में अपने आप को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। इसका मतलब हम डेमोक्रेट समाजवाद की बात करते हैं। तो यहां समझो, जो ये समाजवाद है, इस समाजवाद को समझने के लिए आपको 2 चीजें समझनी पड़ेंगी कि हमारे पास एक मार्क्स की बात करता है, कम्युनिस्ट की बात करता है, एक लोकतांत्रिक की बात की जाती है। अब हम किसको लेके बैठे हुए हैं? हम इसको लेके बैठे हुए हैं, राइट। अब ये क्या है? यहां 2 बातें ध्यान में रखिएगा। इस पॉइंट को समझने के लिए आपके दिमाग में, हमें अपनी वस्तुओं का, उन चीजों का प्राइवेटाइजेशन करना है जिनकी हमें आवश्यकता लगती है। यानी हम लोकतंत्र के अंतर्गत आवश्यकता अनुसार प्राइवेटाइजेशन करेंगे, समाजवाद की बात करेंगे आवश्यकता के अनुसार।
या जिनकी हमें क्या है जरूरत है उन्हीं की हम लोग बात करेंगे, बाकी सब चीजें क्या रहेंगी, सरकारी रहेंगी। लेकिन मोदी जी क्या करने में लगे पड़े हैं आज के समय, बताओ ना, क्या करने में लगे हुए हैं? अरे भैया सबको बेच डालो, सबको पूंजीवाद में कन्वर्ट कर दो, निजीकरण कर दीजिएगा, तो जो ये चीजें किसके हाथ में जाएंगी, बाजार के हाथ में। और वो फिर बाजार तय करेगा कि इस वस्तु के रेट कितने होने चाहिए। अभी जब बाजार तय करेगा तो बाजार तय करेगा चीनी कितने रुपए किलो बिकेगी, तो इसका मतलब ये रहा, जब ये बाजार तय करेगा तो उन बेचारे गरीब बच्चों, गरीब लोगों को क्या होगा, जिनके लिए खाने के लिए भोजन नहीं है, उन लोगों को क्या होगा, जिनके लिए रहने के लिए घर नहीं है। तो यानी यहां से मार्क्सवाद हमेशा निजीकरण की बात करता है, प्राइवेटाइजेशन की बात करता है, लेकिन हम लोग लोकतांत्रिक समाजवाद की तरफ कहां कन्वर्ट हो रहे हैं, निजीकरण की तरफ, यानी मार्क्सवाद समाजवाद की तरफ कन्वर्ट हो रहे हैं। और ये पूरा किसके ऊपर डिपेंड होता है, ये प्राइवेट होता है पूरा। इट मींस मतलब जैसे अमेरिका वगैरह है। अब देखो समझो बड़े प्यार से, ये जो अवधारणा है ये किसकी अवधारणा है कि आवश्यकता के अनुसार करिएगा, ये गांधी की अवधारणा है। अब गांधी जी यही कहते हैं कि भैया मोबाइल का काम प्राइवेट कंपनी चला सकती है, इसलिए मोबाइल को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर दो। लेकिन भैया बाकी कुछ तो समझ सरकारी रखिएगा। अब ट्रेन जो है सरकारी चलनी चाहिए, प्राइवेट नहीं चलनी चाहिए, लेकिन हम ट्रेन को प्राइवेट करते जा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, इससे हमारे बीच की जो खाई है, जो अमीर है वो अमीर हो रहा है, जो गरीब है वो गरीब हो रहा है। इसका मतलब हम लोग समाजवाद मतलब समानता की बात करते हैं, और समानता कहां से आएगी, जब इन दोनों के बीच में गैप क्या होगा, कम होगा। गैप कब कम होगा, जब हम लोग ऐसी चीजों को नहीं करेंगे। इट मींस ये समझो बड़े प्यार से कि ऐसे होने की वजह से अमीर क्या हुआ, अमीर हुआ, और गरीब क्या है, और गरीब हुआ। ये समाजवाद हमारा इंडिया का नहीं होना चाहिए। अब देखो क्या कहता है समाजवाद, भारतीय समाजवाद सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार गरीबी की बात करता है, अज्ञानता की बात करता है, बीमारी की बात करता है, अवसर की असमानता को मिटाने की बात करता है भारत का समाजवाद। लेकिन अब मोहब्बत से समझने का काम करो, बहुत मजा आपको आ जाएगा। समाजवाद एक ऐसी अवधारणा है जो समानता पैदा करने के लिए की जाती है, नॉर्मली बात है। लेकिन यहां डीएस नकारा एक केस हुआ था, डीएस नकारा केस हुआ था, उसने 1985 में उसने स्पष्ट कर दिया कि भैया समानता या समाजवाद के लिए हमें समानता कैसे करनी है, इसके बारे में समझ लो। उसने 3 पॉइंट कहे, तीनों पॉइंटों को आप लिख लीजिएगा, मजा आपको आ जाएगा। उन्होंने पहला पॉइंट ये कहा कि आय की असमानता को कम करना है, पहला पॉइंट, आय की असमानता को कम करना है। इसका मतलब ये नहीं रहा कि भैया मुकेश अंबानी की सारी संपत्ति सबको बराबर बांट दो, जिससे सब लोग सबके पास बराबर रुपए आ जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं रहा। इसका मतलब ये रहा कि एक व्यक्ति 10 रुपए कमाता है, एक व्यक्ति 2 रुपए कमाता है, यानी गैप कितना है, 8। कल को ये आदमी अगर ये 12 कमाए तो कम से कम ये भी 7 कमा ले, जिससे गैप कितने का हो जाए, 5 का हो जाए। इसका मतलब हमें यहां पे आय की असमानता को कम करने के लिए हमें अवसर देने पड़ेंगे। अवसर में क्या रहा, हमने सब्सिडी बांटनी स्टार्ट कर दी, हमने चावल गेहूं बांटना स्टार्ट कर दिया कि भैया खाने की व्यवस्था हम करते हैं, कमाने की तुम कर लो। लेकिन जनता बैठी भैया खाने की व्यवस्था भी तुम करो और कमाने की भी तुम ही करो, निकालने की भी तुम ही कर दो। तो सरकार ने क्या काम करा, ये भी काम कर दिया, भैया 5 किलो गेहूं देंगे, थोड़ी सी पेंशन दे देंगे और निकालने के लिए शौचालय दे देंगे। तो हमने क्या किया, समाजवाद को हमने डिमांड में कन्वर्ट कर दिया। तो यहां दूसरी बात क्या कहते हैं यहां समाजवाद के बारे में, जीवन स्तर की समानता। जीवन स्तर का मतलब हुआ कि लाइफ में जो लेवल है लोगों का, एक आदमी 2.5 लाख की चाय पी रहा है, एक आदमी 2.5 लाख की चाय पी रहा है, 250 रुपए की चाय पी रहा है, एक आदमी 7 रुपए की चाय नहीं पी पा रहा है। तो लाइफ सर्कुलेट का मतलब ये हुआ कि लोग मानवीय गरिमापूर्ण जीवन जी सके। गरिमापूर्ण जीवन का मतलब है कि जो उनकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी कपड़ा मकान, इनको पूरा कर सके। अगर जिस देश में यही पूरी नहीं हो पा रही हो, कैसे मंगल पे जाके अपना त्रिशूल बजाएगा, घंटी बजाएगा, सोचिएगा। पहले ये चीज जरूरी होंगी या पहले मंगल पे घंटी बजाएं पहले जाके? दोनों चीज जरूरी है, लेकिन जरूरी ये भी तो है कि लोग यहां अपनी जीवन स्तर की समानता को क्या करें, असमानता को कम करें। और तीसरा पॉइंट क्या बना कि यहां जो मजदूर हैं, जो असहाय हैं, जो कमजोर हैं, उनका कल्याण करना है। ये जिम्मेदारी हमने प्रेम्बिल में इसके सोशलिस्ट के बारे में हमने डाल दी है। अब एक बात सोचिएगा, ये सारी बातें हम लोगों ने नोट डाउन कर ली। व्हाट इज द मीन्स ऑफ सोशलिस्ट, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सोशलिस्ट, व्हाट इज द आइडिया ऑफ सोशलिस्ट। तो यानी 1985 से पहले तो हम यही नहीं जान पाए थे कि समाजवाद होता क्या है। ये सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन करा 1985 में कि भैया समाजवाद का मतलब ये होता है, ये 3 बातें अगर ठीक हैं तो समाजवाद की तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं। लेकिन आज क्या समाजवाद की तरफ अग्रसर हो रहे हैं?
बात को समझने का प्रयास करें, यहां से आप ये चीज देख पाएंगे कि हमें कैसे चीजों को टैकल करना है। इट मींस राइट, तो समाजवाद की हम बात तो करते हैं लेकिन समाजवाद होता नहीं है, राइट। तो यहां से आपको यह जानना पड़ेगा कि हमें कैसे करना है। अब यह प्रश्न बनेगा इसमें मेंस के रिगार्डिंग, देखिएगा हमारे पास जब से 1991 से एलपीजी लेके हम लोग आए हैं, तो यहां 1991 में एलपीजी आने की वजह से क्या हुआ, एलपीजी आने की वजह से बाहर से वस्तुएं आई, वस्तुएं आने के साथ साथ क्या हुआ, उन वस्तुओं का उपभोग कौन कर पाएगा, उन्हें खरीद कौन पाएगा, जिसके पास पैसा होगा। अब जिसके पास पैसा नहीं होगा उसका उपभोग नहीं कर पाएगा। तो इस एलपीजी ने क्या करा, इस खाई को और कम करने की जगह बढ़ा दिया। भैया बाहर से एक ऐसी पेंट निकल के आ गई जो हमारे देश में नया जनरेशन में वो अपडेट हो गई। अब कौन खरीदेगा उसे, जिसके पास पैसा होगा। पैसा जिनके पास नहीं है, तो ये क्या हुआ, उन लोगों की इच्छाएं लगातार जो गैप था वो घटने की जगह क्या हो गया, बढ़ गया। अब ये मेंस में प्रश्न पूछा जाएगा कि क्या आर्थिक नीति के आने से समाजवाद जो शब्द प्रस्तावना में निहित है वो एक प्रकार से आदर्श वाक्य बन के रह गया है। चर्चा करें। लिख दो भैया, कैसे लिखो ना, बताओ ना, कमेंट तो कर दो यार। ऐसे पढ़ना होता है मेरे दोस्त, ऐसे पढ़ना होता है। एक एक चीज को ऐसे निखार दो ना कि सब जो पूछे वो दे दो उसको निकाल के ना, तभी तो मजा आएगा। तो मैं यही चाहता हूं कि अपने अंदर की ज्वाला है उसको तुम पैदा करो, तो मजा आपको आ जाएगा, राइट। अब सोचो यहां से प्रीलिम्स में समझ में आया, प्रीलिम्स में क्वेश्चन क्या बनेगा, यहां से अगर प्रीलिम्स में इसी वर्ड से क्वेश्चन निकल के आया तो क्या बनेगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशल इक्वलिटी, जो सामाजिक समानता, इसका अर्थ क्या होता है। ये सामाजिक समानता का अर्थ क्या होता है, सामाजिक समानता का अर्थ क्या होता है, इसके बारे में आपसे पूछ रहा है, बताओ। इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी मतलब नहीं बन रहा भाई। भाई अवसर की समानता को सामाजिक समानता थोड़ी वो सभी के लिए है, सामाजिक का मतलब सोशल चीजों में। तो दैट इज आंसर इज सी, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर द ऑल सेक्टर, फॉर द ऑल सोसाइटी। समाज के हर किसी वर्ग को बराबर तरीके से दे पाना, ऐसा हम लोग कर पाएंगे। तो दैट इज आंसर इज सी। बोलो, समझ में आया समाजवाद क्या होता है, इंडिया कहां जा रहा है समाजवाद को लेके, क्या डिमांड है इसकी, कैसी डिमांड है इसकी। आया मजा, नहीं आया। अरे खोल दो अपने नक्षत्र जो तुमने बांध रखा है जंजाल में, जंग लगा पड़ा दिमाग को, किताबों को, उनको रख दो साइड में उठा के, क्या फायदा जो आप उनके एग्जाम ना क्वालिफाई कर पाओ। क्लियर। तो ये वर्ड आपका क्लियर हो चुका है, मजा आ रहा है, बताओ। तो मैं चाहता हूं कि ये एक फिल्म बनाई जाए, ये वर्ड हो चुका है। अब आप किसकी बात करेंगे, सेकुलर की बात करेंगे। देखिएगा सेकुलर की बात करेंगे, इसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं, व्हाट इज द मीन्स ऑफ सेकुलर, और फिर आपकी यात्रा लगातार आगे चलती हुई चली जाएगी। सेकुलर वर्ड क्या, देखिएगा इसको भी समझने का प्रयास करें। अब इंडिया एक ऐसा मुल्क है, देखिएगा भैया, जब देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हो गया था, तो फिर भी इंडिया के ऐसे भैया स्वाभाविक लोग रहते हैं कि जब धर्म के आधार पर देश बंट रहा है तो बांट देना चाहिए था। जो आज समस्याएं पैदा हो रही हैं वो नहीं होती, ऐसा कहा जाए तो। लेकिन पंथ निरपेक्ष का मतलब ये रहा कि यहां भारत एक ऐसा मुल्क है, एक राष्ट्र ऐसा है कि यहां सभी धर्मों का बराबर सम्मान किया जाएगा। इसका मतलब पूरे वर्ल्ड में 8 धर्म रहते हैं, 8 के 8 धर्म। इंडिया एक ऐसा मुल्क है कि 8 के 8 धर्म इंडिया में रहते हैं। अब हर किसी की अपनी आस्थाएं हैं, हर किसी की अपनी प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं, कार्यक्रम हैं, उन सब पे बिलीव आप करिएगा। लेकिन जब भी कोई यहां गवर्नमेंट, ये सरकार बनेगी, किसी को भी सपोर्ट नहीं करेगी, किसी भी तरीके से उसको सपोर्ट ना, मतलब हुआ किसी के धर्म को बढ़ावा नहीं देगी, यानी सभी धर्मों का बराबर सम्मान करेगी। दैट इज द मीन्स ऑफ सेकुलरिज्म या सेकुलर। अब इसको समझो, इसका मतलब ये रहा, एग्जाम्पल बेस पे समझिएगा, किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देगी। इसका मतलब यहां से सभी धर्म क्या है, बराबर हैं, किसके लिए, सरकार के लिए। तो सरकार ये कहती है आपसे कि सरकार ये कहती है, गवर्नमेंट ये कहती है कि सरकार के लिए सभी धर्म क्या है, समान है। सभी धर्म क्या है, समान है। अब ये है या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन व्हाट इज द मीन्स ऑफ सेकुलर, इट मीन्स या ऑल रिलीजन आर इक्वल टू गवर्नमेंट। यानी अब यहां से कोई किसी भी धर्म के आधार पर, यानी कैसे कह सकते हैं कि धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी, करेगी नहीं करेगी तुमको पता है, आधार पर भेदभाव नहीं होगा, भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। अब हो रहा है नहीं हो रहा है मुझे नहीं पता, राम मंदिर कौन बनवा रहा है मुझे जानकारी नहीं है,
मस्जिद कौन बनवा रहा मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन सेकुलर ये कहता है कि भैया किसी भी देश के अंतर्गत अगर सेकुलरिज्म कंट्री है, हमारा इंडिया, पाकिस्तान सेकुलरिज्म कंट्री है नहीं है, बोलेंगे सर नहीं है, वहां मुस्लिम राष्ट्रवाद है, लेकिन हमारे यहाँ सेकुलरिज्म कंट्री सभी धर्मों का बराबर सम्मान हम लोग करेंगे। लेकिन अब कितना करेंगे ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड नहीं है, शासक के ऊपर डिपेंड है। शासक कौन बना हुआ है, शासक जैसा बनेगा वैसे काम करेगा। तो यानी सेकुलरिज्म एक ऐसी अवधारणा है जहां पर सभी धर्मों का बराबर सम्मान किया जाएगा, सभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, या यहां से कहा जाए सभी को समान सम्मान दिया जाएगा, यानी यहां से किसी भी स्तर पर किसी भी धर्म का क्यों ना हो। अब यह प्रश्न बन जाता है, मजे की बात देखिएगा, सेकुलरिज्म कंट्री होने की वजह से इंडिया इतनी जंजीरों में बंधा हुआ है, लोग इसी वर्ड को लेके डिबेट करते रहते हैं पूरे दिन भर। इंडिया सेकुलर कंट्री है, राष्ट्र का ये नहीं करेगा, लेकिन सरकार राम मंदिर में पैसा दे रही है, यहां भगवान जी महादेव की पूजा कर रहे हैं वहां से। तो भैया सरकार का ही तो कोई धर्म नहीं है, सरकार का ही तो धर्म नहीं है, जो व्यक्ति है यहां बैठा हुआ है उसका तो अपना धर्म है, तो व्यक्ति तो बढ़ाता है, सरकार थोड़ी बढ़ाती है। देखिएगा कितना अच्छा पॉइंट निकल के यहां से आ रहा है। ये कह रखा है कि सरकार का कोई धर्म नहीं होगा, सरकार का धर्म नहीं है, व्यक्ति का तो धर्म है, तो व्यक्ति तो बढ़ाएगा ही, नॉर्मली बात है। तो यहां से आपके दिमाग में एक वर्ड बन पा रहा होगा मेरे बेटा कि व्यक्ति का धर्म होता है, इसलिए व्यक्ति धर्म विशेष को बढ़ाने का प्रयास करता है, सरकार का कोई धर्म नहीं होता। अब जैसे केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार का कोई धर्म थोड़ी है कि भैया वो हिंदू को बढ़ाएगी, मुस्लिम को, वो सबके लिए काम करती है। लेकिन अगर मोदी जी हिंदू हैं तो वो व्यक्ति हैं, वो सरकार नहीं है। अगर वो व्यक्ति हैं तो क्या होगा, और व्यक्ति हैं तो किसी को बढ़ाए, उनकी इच्छा है, जो इच्छा है। तो इंडिया में ये कहा गया है कि इंडिया की जो सरकार है किसी भी धर्म में आके हस्तक्षेप नहीं करेगी, ना ही भेदभाव करेगी, लेकिन अगर कोई आपस में विवाद करते हैं तो यहां से आगे आके वहां रोकने का प्रयास करेगी। जैसे अगर यहां एक बाप के दो बेटे हैं, बी और सी, आपस में अगर मटर गश्ती कर रहे हैं, कोई एक दूसरे की बुरा नहीं मान रहा है, लड़ाई नहीं कर रहा है, तब तो तुम आराम से खेलते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। इन्हों में अगर लट चला आपस में तो फिर कौन आएगा, बाप आएगा इन दोनों को समझाने के लिए, बेटा यहां को आ जाओ जरा, दोनों को रिमांड पे लेता हूं। तो यानी यह इंडिया में धर्म को सरकार ने अपने आप से अलग कर लिया। लेकिन अगर धर्म में कोई भेदभाव होता है, कोई समस्या पैदा होती है, विवाद होता है, इन बाप की तरफ निकल के आ जाएगा, बेटा आ जाओ तुम रिमांड पे, है ना। इट मीन्स सेकुलरिज्म कंट्री। चले, मजा आया, बताओ मजा आया, कितना लगा आपको, कमेंट करके बताओ। सर जी क्या बात है, आज तो तुमने दिल जीत लिया, बता दो एक बार, कमेंट तो कर दो मेरे लाडलो। What is the means of secular? What is the means of secularism? What is the structure of secularism? ये जान चुके हो नहीं जान चुके हो, विद 1 सेकेंड में। अब इसका आंसर देख लेते हैं कि इंडिया के सापेक्ष में कैसे प्रश्न पूछेगा। What is the true meaning of secular? सेकुलर का ट्रू मीनिंग क्या है, इसके बारे में बताइएगा, फटाफट कमेंट करें, फिर हम लोग चलते हैं आगे। यही तो पढ़ाई होती है। तुम लोग ले आते हो पीपीटी उठा के, नोट्स उठा के, रंगीन किताबें उठा के, रंगीन लोग उठा के ले आते हो, आदर्श मान लेते हो, तुम्हारा मेंटोर कैसा है, तुम्हारा टीचर कैसा है। अरे मेरे दोस्तों, इस तरह से पूरे कंसेप्ट पे पकड़ कर लीजिएगा, कभी जीवन में नहीं भूलेंगे। क्या लिखा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेकुलरिज्म का मीनिंग क्या होता है, यानी जो पंथ निरपेक्ष का अर्थ क्या होता है, ये आपसे पूछ रहा है। ऑल रिलीजन आर इक्वल इन द आई ऑफ द गवर्नमेंट, बिल्कुल सही बात है भाई, सभी धर्म जो है सरकार की निगाहों में क्या है, बराबर है, सही बात है। आगे चलते हैं। स्पेशल इंपोर्टेंस ऑफ द रिलीजन ऑफ रिलेटेड माइनॉरिटीज, भैया अल्पसंख्यक को क्यों देंगे, क्योंकि यहां सेकुलरिज्म का अर्थ होता ही नहीं है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो कमजोर है उनको हम बढ़ावा दे देंगे, कल को वो बढ़ जाएंगे, दूसरे वाले पीछे हो जाएंगे। उसके बाद वन रिलीजन इज प्रमोट बाय द गवर्नमेंट, वन रिलीजन को प्रमोट कभी सरकार करती नहीं है, सभी धर्म बराबर है, मतलब नहीं बन रहा। तो आंसर इज क्या है, ए इज आंसर, राइट। बताओ बताओ कैसी लग रही चर्चा आपको, बताएं कमेंट करके, दिल बता दो कि सर आज दिल जीत लिया हमने। चले, हाय हाय अंशु देवी जी, क्या बात है, हिंदी में भी ले आएंगे, इसमें हिंदी इंग्लिश में दर्द क्या हो रहा है तुम लोगों को यार। तो अभी आज की क्लास को करते हैं हम लोग यहीं। क्लास कल 26 जनवरी है, देश यहां अपनी आजादी के जश्न मनाएगा, तो कल क्लास नहीं होगी, क्लास परसों होगी, टाइमिंग सेम रहेगा, ध्यान रखना। अब एक क्लास रन हो चुकी है, लेक्चर नंबर 1 पूरा हो चुका है। कैसी लगी चर्चा आपको? जिन लोगों ने अभी अपने आप को एनरोल नहीं किया, जो लाइव देख रहे हैं, मुझे जांचने की कोशिश मत करना, ध्यान रखना, नहीं तो तुम अपने आप को, अपने गुरुओं को, अपने आसपास के माहौल को खत्म कर डालोगे, ध्यान रखना।
मैं वो समंदर हूं, यहां से जितने मोती तुम निकाल सकते हो निकाल लेना, क्योंकि मैं आपके सामने वो पिक्चर बना रहा हूं प्रीलिम्स की, कि यहां से आने वाले प्रश्न को भी कर रहा हूं, कंसेप्ट को भी समझा रहा हूं, फैक्ट पे भी काम कर रहा हूं। इसके अलावा तुम्हें क्या किसी की जान चाहिए क्या? और वो भी 199 में। हो सकता है इससे कम ज्यादा फीस में लोग पढ़ा रहे हो, बड़ी बड़ी मोटी 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 कोचिंग है, लेकिन ऐसा अगर कोई पढ़ा दे, मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूं, पढ़ाना छोड़ दूंगा मैं। और बताओ, राइट? क्लियर है यहां तक? तो ये चलते हैं, आज की चर्चा को करते हैं ऑफ। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप एंजॉय करें। जिन लोगों ने अपने आप को एनरोल नहीं किया है, अपने आप को एनरोल कर लीजिएगा। 199 ओजांग एनीटाइम लर्निंग एप्लीकेशन पे जाइएगा और वहां एनरोल करके इसका हिस्सा बन के आप अपने आप को अपडेट करें, अपग्रेड करें, रिकॉल करें, रिमाइंड करें। 199 आता क्या है? मेरे विचार ही एक दिन की क्लास ही 199 की बढ़ जाती, देखिएगा। तो आई थिंक, आई होप ऑल इज गुड, ऑल इज वेल, ऑल इज राइट। चलें आज की समापन करते हैं आज की कक्षा को। और दूसरी बात, कुछ लोगों को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, कोई कमेंट करिए, कोई डाउट हो तो बताओ। डाउट अगर है तो कमेंट करो, नहीं तो ध्यान रखिएगा जो हमारी क्लासेस हैं वो कैसे चलेंगी, स्ट्रेटेजी बेस्ड चलेंगी। ट्रेंड को लेके प्रीवियस पेपर में कैसे आ रखे प्रश्न को लेके चलेंगे हम लोग, राइट? नंबर 2, क्लास और नोट्स अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको मिलेंगे पीडीएफ फॉर्मेट में, ग्रुप बन जाएगा, उसमें हम लोग सेंड कर देंगे, लेकिन धैर्य बनाए रखें। तीसरी पॉइंट, यहां से 10 मिनट जो है प्रत्येक क्लास के बाद एक डाउट सेशन रहा करेगा। अगर तुम्हें कोई डाउट में दिक्कत आती है 10 मिनट के बीच में आप कुछ भी पूछ सकते हो टीचर से, ओपन प्लेटफॉर्म रहेगा, जिसका मन कर रहा है कुछ भी पूछिएगा, राइट? तीसरा पॉइंट, यहां से जो करंट अफेयर है या यहाँ पे यूपी स्पेशलिस्ट की विशेष क्लास सैटरडे संडे हम लगाए करेंगे, मंडे से फ्राइडे क्लास ये चलेगी। एंड आफ्टर दैट यहाँ से स्पेशल क्लास चलेगी ऑन वीक एरियाज पर। अगर आप बोलेंगे सर हमें इस एरिया से बहुत कमजोर है, इसके लिए हम स्पेशल क्लास भी लगा देंगे। और क्या चाहिए बताओ आपको? चलें, तो आज की जर्नी को करते हैं समापन। मिलेंगे नेक्स्ट यात्रा में। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय।